समस्त विद्वान साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास के भेद, वो तीसरा भेद जिसको तत्पुरुष समास आप संकेत में जानते हैं, तत्पुरुष समास के जो मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, उन भेदों के विषय में हम लोग इसके पूर्व भाग में अध्ययन कर चुके हैं। अब तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, उन अन्य भेदों के विषय में इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग के रूप में इस तरह से संकेत कर लें कि तत्पुरुष समास के अन्य भेद। ठीक, तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तो अब यहाँ पर आप लिख लें कि अन्य भेद निम्न लिखित हैं। आप कुछ पुस्तकों में देखेंगे तो अन्य भेद के रूप में 3 भेद कहीं कहीं मिलता है, और किसी किसी पुस्तक में आप देखेंगे तो 4 भेद मिलते हैं। तो हम आपको सभी भेदों के विषय में संकेत कर देते हैं। उसमें तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वो क्या है, तो पहले भेद के विषय में हम लोग पहले अध्ययन करते हैं। वो है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के अन्य भेद के अंतर्गत आ रहा है। 6 भेद हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे ढंग से। अब उपपद तत्पुरुष समास ना, तो जिसमें उत्तर पद क्रियावाचक होता है, क्रियावाचक होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। देखें, जिसमें उत्तर पद माने बाद वाला पद ना, अर्थात समास भी जब करते हैं हम, तो उसमें जो बाद वाला पद होता है वो क्रियावाचक होता है, क्रियावाची होता है। तो ऐसा उदाहरण अगर हमको मिलता है तो हम अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे कि ये उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उदाहरण आप देख लेंगे तो और निश्चिंतता हो जाएगी। उदाहरण जैसे कंबलम ददाति। यह ददाति शब्द देखिए आपको स्पष्ट कर रहा है कि ये क्रिया है। ददाति देता है ना, तो दा धातु है, दा धातु का ये रूप आप देख रहे हैं, पहला ही रूप है वो ददाति। तो कंबलम ददाति, कंबल को देता है। अब इसको जब आपने समस्त पद बनाया तो समस्त पद आपका बन रहा है कंबल दह। कंबल दह, कंबल को दह शब्द जो है ददात के रूप में है, कंबल को देता है ना। इस तरह से जैसे कुंभम करोति, कुंभम करोति, कुंभम, कुंभ माने घड़ा, करोति करता है, बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कुंभकार। ये शब्द बन रहा है कुंभकार। देखें
आप जहाँ भी देख रहे हैं कि उत्तर पद में क्रिया है, वो अपने आप स्पष्ट हो रहा है आपका उपपद तत्पुरुष समास ना। और उदाहरण आप देखें, जैसे चर्मम करोति, जो चमड़ा का कार्य करता है, चर्मम करोति, उसको आप बोलते हैं चर्म कार। देख रहे हैं, इस तरह से जिसमें भी आपको क्रियापद मिले वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मर्मम जानाति, मर्मम जानाति, मर्म को जानता है, मर्म माने गूढ़ चीज, गूढ़ रहस्य को जो जानता है तो उसको कहते हैं मर्मज्ञ। यह शब्द बनता है मर्मज्ञ, मर्मम जानाति ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि शब्द आपके एकदम स्पष्ट बन रहे हैं, इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। केवल इतना ही आपको देखना है, जैसे प्रभाम करोति, प्रभाम करोति ये शब्द है, तो इससे आपका शब्द बनता है प्रभाकर। प्रभाकर सूर्य के लिए है, प्रभाम करोति, आभा को, प्रकाश को जो करता है तो प्रभाकर ना। इस तरह से अनेक उदाहरण आपको मिल रहे हैं कि जिसमें आप उत्तर पद में बाद वाले पद में क्रिया देखें, क्रियावाचक जो बाद वाला पद होगा अपने आप ही इस समास का वो उदाहरण हो जाएगा। ये आपने स्पष्ट कर लिया होगा, अब कहीं भ्रम नहीं है आपको। इस तरह से कोई भी उदाहरण आपको मिले तो स्पष्ट इसको आप कर सकते हैं अच्छे ढंग से। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण पर, दूसरे इसके भेद पर। तो दूसरा भेद है इसका नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। अब इसमें उदाहरण बहुत हैं, उदाहरण आप लिखते चलेंगे तो बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे धर्मम जानाति ना, देख लें, जैसे धर्मम जानाति ना, धर्म को जानता है तो उसको क्या कहेंगे, धर्मज्ञ। जैसे मर्मज्ञ था वैसे धर्मज्ञ। अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अब हम आगे नंबर 2 पर चलते हैं, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। ये है नंबर 2 नय, ये है नए तत्पुरुष समास। अब नए शब्द से स्पष्ट हो रहा है, अभी हम इसकी परिभाषा आपको संकेत कर देते हैं और आप निश्चिंत हो जाएंगे कि इसमें पूर्व पद में इसके पूर्व पद में निषेधात्मक, निषेधात्मक का मतलब होता है नकारात्मक ना, निषेधात्मक अ या अन या न हाँ का प्रयोग होता है। अ या अन या न शब्द का प्रयोग होता है पूर्व पद में, तो वो नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अब उदाहरण आप देखें, इसको मिटा रहे हैं। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे न ब्राह्मण, यही शब्द हमको मिल गया, न ब्राह्मण।
तो इससे आपका शब्द बना अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है ना, तो न ब्राह्मण अब्राह्मण। इस तरह से अभी और उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं, केवल इसको आप समझें कि पूर्व पद में निषेधात्मक नकारात्मक ना अ या अन का प्रयोग होगा या न का प्रयोग होगा, तो आप अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे कि ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। न अश्व बन जाएगा अनश्व, ठीक। न अश्व, जो अश्व नहीं है तो उससे शब्द आपका बना अनश्व। इसी तरह से न उचित, न उचित जो उचित नहीं है, इससे आपने शब्द बनाया तो बन गया आपका अनुचित। देख रहे हैं कि इस तरह से आपके शब्द अपने आप अ या अन का प्रयोग करके बनते चले जा रहे हैं ना। तो न का प्रयोग ज़्यादातर निषेधात्मक नकारात्मक रूप में आपको मिलेगा, और इससे जो भी शब्द आपका बनेगा वो नकारात्मक बनेगा। इसी तरह से जैसे न आगत, न आगत न, कहीं कहीं पर अनागत भी शब्द मिलता है, तो न आगत तो बन जाएगा आपका अनागत, न आया हुआ ना, अनागत जो न आया हुआ हो। इस तरह से आप अनेक शब्द बना सकते हैं। जैसे न उपस्थित, न उपस्थित, इससे आपका शब्द क्या बन जाएगा अनुपस्थित। न उक्त, न उक्त तो क्या बन जाएगा अनुक्त। देखा, अनेक उदाहरण हमने आपके सामने कर दिया, रख दिया। ये केवल आप अपने आप स्पष्ट हो रहे हैं, जिसमें निषेधात्मक अ या अन का प्रयोग होगा वह नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ये आपका तत्पुरुष समास के अन्य भेद में दूसरा भेद है। इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम तीसरे भाग पर चलते हैं, तीसरे भेद पर चलते हैं। वो तीसरा भेद कौन सा है उसको हम लोग लिखते हैं। वो है आपका अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, आप इसको लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। फिलहाल आपको समय अभी दे रहे हैं हम, तब तक इधर लिख रहे हैं नंबर 3 अलुक, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, लुक अंग्रेजी में भी आप जानते हैं, लुक देखना ना, LOOK। अलुक जो न दिखाई दे, अलुक शब्द का प्रयोग हो रहा है, अलुक ना। तो अलुक तत्पुरुष का आप देखें व्याख्या क्या है इसका, कि इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अलुक ना, जो अलुक न लोप हो, न दिखाई दे ना, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसमें
पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो वह अलुक तत्पुरुष समास होता है ना। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अतः इसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। देखा, ये आपका एकदम स्पष्ट विस्तार हो गया। अब इसका उदाहरण देखा जाए तो एकदम हम निश्चिंत हो जाएंगे कि इसमें वास्तविकता क्या है। उदाहरण के माध्यम से इसको देख लिया जाए। उदाहरण, ठीक, जैसे एकदम प्रचलित जो है, जैसे परस्मै पदम, परस्मै पदम, देख रहे हैं। अब जब इसको एक पद समस्त पद आप बना रहे हैं तो इसमें से विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, तो शब्द आपका क्या बन रहा है, यही सीधे सीधे परस्मै पदम। आत्मनेपदी परस्मैपदी आपने शब्द देखा है, इसी तरह से आत्मने भी बन जाएगा, आत्मने पदम। इससे भी आप जब बनाएंगे तो अपने आप यही शब्द बन रहा है, आत्मने पदम, ठीक। इसे युधि स्थिर, जो युद्ध में स्थिर हो, तटस्थ हो, तो उनको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर के लिए है, युधि स्थिर, जो युद्ध में स्थिर हो। जैसे वाचः पति, ये मिला तो इससे आप शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा वाचस्पति, वाचस्पति। मैंने कहीं आपको कोई परिवर्तन नहीं मिल रहा है, सीधे सीधे वही शब्द आपका स्पष्ट आ रहा है। यही है अलुक तत्पुरुष समास। तो अलुक से अब आप निश्चिंत हो रहे हैं। जैसे और संकेत लिख रहे हैं, खेचर, खेचर, खे का भाव होता है खे आकाशे ना, आकाश में विचरण करने वाला चर, तो इससे शब्द आपका यही सीधा बनेगा, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में चलने वाला ना। इस तरह से आप देख लें, अनेक उदाहरण आपके स्पष्ट हो रहे हैं। जैसे दिवम गतः शब्द मिलता है, दिवम गतः, इससे भी आपका क्या शब्द बना, दिवंगतः। कहीं कोई परिवर्तन नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं, केवल एकदम स्पष्ट आपका वही शब्द बन रहा है, दिवंगतः ना। तो दिवंगतः जो हम लोग लिखते हैं, इस तरह से आपने देख लिया कि ये अलुक तत्पुरुष समास, अर्थात जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है वो अलुक तत्पुरुष समास होता है। ये आपका स्पष्ट हो गया ना। अब हमने आपको अभी पूर्व में भी संकेत किया कि 3 ही मुख्य भेद हैं, इसके अन्य जो हैं, लेकिन एक कहीं कहीं पर विद्वानों के द्वारा संकेत किया गया है, तो उसको भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। उसके 1-2 जो उदाहरण मिलते हैं वो भी मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। उसको कहते हैं प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि, ये आप देख लें, प्रादि, ये चौथा भाग है। प्रादि शब्द से ही आपको अर्थ निकल रहा है प्रधन आदि, प्र आदि उपसर्ग ना। तो जहाँ पर प्र आदि उपसर्ग की स्थिति होती है वो
कैसे परिवर्तन होता है, क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम। जैसे प्र आदि उपसर्गों आदि उपसर्गों तथा गत्यर्थक शब्दों का ना, प्र आदि उपसर्गों तथा गत्यर्थक शब्दों का सुबंत के साथ समास होता है। शब्दों का सुबंत आप समझते ही हैं, जैसे सु औ जस ना, यही सुबंत के रूप हैं। तो सुप धन अंत ना, सुबंत, तो शब्दों का सुबंत के साथ ना योग होता है, सुबंत के साथ योग होने पर ना, स्पष्ट कर दीजिए, होने पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। प्रादि तत्पुरुष समास होता है। हमने आपको पहले संकेत किया कि बहुत प्रमुखता के आधार पर ये चौथा प्रकार मिलता है। तो प्रादि का भाव ही आप अपने आप स्पष्ट कर लिए कि प्र आदि उपसर्ग, तो प्र आदि या गत्यर्थक, गति के रूप में, जैसे कुत्सित इत्यादि शब्द के रूप में, कु के रूप में ना, सु के रूप में, इस तरह के जो सुबंत आदि पदों के साथ इनका योग होता है, तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण इसका देख लें, एक दो जो हमको मिलता है, तो उसके आधार पर हम और स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे लिख रहे हैं कुत्सितः पुत्र, कुत्सितः पुत्र, उससे आपका शब्द जो बन रहा है वो बन रहा है कुपुत्र। ठीक, कुत्सितः पुत्र, तो जो बाद वाला पद आपका उत्तर पद होगा वो सुबंत होगा, सु और जस ना, अर्थात सुबंत से जुड़ा हुआ पद होगा, और जो पहले वाला होगा प्र आदि उपसर्ग या तो गत्यर्थक होगा ना। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रकृष्ट आचार्य, प्र शब्द से प्रकृष्ट आचार्य ना, तो प्रकृष्ट आचार्य, इससे शब्द आपका बन रहा है सीधे सीधे प्राचार्य। प्राचार्य के लिए संकेत है प्रकृष्ट आचार्य, प्रकृष्ट आचार्य ना, विशेषताओं से युक्त आचार्य, तो उसको प्राचार्य शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुत्सितः पुरुष भी आ सकता है, कुत्सितः पुरुष, इससे भी बनाएंगे आप तो बन जाएगा आपका कुपुरुष। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी आपको मिले वो प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब हमें लगता है कि तत्पुरुष समास के समस्त भेद आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है, और दो भागों में हमने करके इसको संकेत किया आपको, इसलिए कि एक भाग में होने पर बहुत ज़्यादा हो जाता, अधिक समय का हो जाता, लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसको तत्पुरुष के जो मुख्य 6 भेद थे उसको एक साथ में कर दिया,
और उसके जो अन्य भेद थे चारों, ये आपको अलग भाग में कर दिया है, जिससे आपको अच्छे ढंग से आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये बात आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ गई होगी। इसके जो भी अन्य भेद हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं, इनका भी अक्सर प्रयोग मिलता है, इसलिए इसको भी अच्छे ढंग से आप तैयार कर लें। कहीं आपको कोई असुविधा नहीं होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक का हमने अच्छे ढंग से व्याख्या दे दिया है, उदाहरण सहित दे दिया है, उसकी परिभाषा भी आपके सामने रख दिया है। कहीं से किसी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ यह जो आपका भाग है तत्पुरुष समास का, ये संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। अब अगले भाग में हम लोग अन्य समास पर विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।